दिस इज अदिति चौहान, योर इंग्लिश एजुकेटर ऑली बोर्ड पर। तो एसएससी सीजीएल में आपके हार्डली 3 to 4 मंथ्स बचे हैं। अब हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर द अपकमिंग एग्जाम, ताकि इस समय को ये जो आपको टाइम फ्रेम मिला हुआ है आप उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकें। साथ ही साथ इसको आप इस तरह से यूटिलाइज करें कि आपको वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिलाए। तो आज के पूरे सेशन में मैं आप कवर करने वाली हूँ, मैं आपको वो पॉइंट्स बताने वाली हूँ, मैं कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिसको आप लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहेंगे। लेकिन अब ये जो समय बच रहा है हमारा, हमें फालतू चीज़ों में वेस्ट ना करते हुए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट, सटीक और अच्छे से तैयारी पर लगाना है। आप जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से, इधर उधर की बातों से दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको इसमें आउटपुट मिलने वाला है। तो आज के सेशन में चलिए देखते हैं कि एसएससी सीजीएल 2025 के लिए आपका फुल प्लान क्या होना चाहिए और ऐसी क्या गलतियां इन जनरल बच्चे करते हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन उनके रुकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे इसमें पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, बिगिनर इस तरह की गलती करते हैं, जो रिपीटर हो रहे हैं, 1 साल तैयारी कर रखे हैं, 2 साल तैयारी कर रखे हैं, उनसे किस तरह की गलती हो जाती है, मॉक्स का क्या पैटर्न होना चाहिए। अच्छा, एग्जाम जब हम दें तो हम किस तरह से अप्रोच करें, मॉक्स कितने देने चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना क्या टाइम देना चाहिए, जो आपके सारे कंफ्यूजन है इस सेशन में कहीं ना कहीं आपके दूर हो जाएंगे। चलिए, सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं फुल प्लान प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर एसएससी सीजीएल 2025, जिसमें हार्डली 3 से 4 महीने, 2 से 3 महीने बचे हैं। अब अगर हम देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हाउ टू डिवाइड योर टाइम फॉर प्रेपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब समय कम बचता है, जब टाइम कम बचता है तो हम घबराते हैं, फिर हमें ये समझ नहीं आता है कि यार किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। फिर हम क्या करते हैं, आसपास के लोगों को देखते हैं, हम यूट्यूब पर देखते हैं कौन टीचर क्या बता रहा है, कौन टॉपर क्या बता रहा है। किसी टॉपर ने कह दिया मैं कौन को ज़्यादा टाइम देता था, तो आप भी कौन को ज़्यादा टाइम देने लग जाते हैं। कोई कह रहा है मैंने जीके जीएस बहुत पढ़ा था, तो आप जीके जीएस पढ़ने लग जाते हैं। अब आप आपके हिसाब से किस तरह से समय को बांटेंगे, टाइम को डिवाइड करेंगे बिफोर द एग्जामिनेशन, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि सबसे पहले तो है कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। यही जो चीज़ है, मैं बार बार अपने प्रीवियस सेशन, रेगुलर सेशन, हर सेशन में एक ही बात कहती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर ये नहीं है तो एग्जाम क्रैक करने में दिक्कत आएगी। लेकिन बाय डिफॉल्ट मैं ऐसा मान के चल रही हूँ, क्योंकि आप सीजीएल 25 को टारगेट कर रहे हैं, 3 महीने बचे हैं, तो ऑब्वियसली आपने कॉन्सेप्ट पर कहीं ना कहीं काम किया होगा, चाहे आप बिगनर हैं और चाहे आप रिपीटर हैं। नेक्स्ट है, अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, पता है सब कुछ, टीचर से पढ़ चुके हो, कोर्सेज में पढ़ चुके हो, सब कुछ क्लियर है। लेकिन जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिलना। पहले कॉन्सेप्ट पर काम किया, देन हमने उसके क्वेश्चंस लगाए भयंकर। हमेशा आपसे जो कहा जाए, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, प्रैक्टिस इतनी कर लो कि आपसे किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए, बन जाए। अब यहाँ पर एक मैं आपको छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वेंडर चेंज हो गया तो क्या होगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा क्या, टफ कर देंगे एग्जाम, क्या होगा। देखो, ये सब चीज़ें जितनी आपके लिए नहीं है उतनी हमारे लिए भी नहीं है। जैसे कि हम भी कोई एसएससी का पार्ट नहीं है, इंटरनल जो मशीनरी उसका पार्ट नहीं है। लेकिन हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कंटेंट को, हम हमारे स्टडी मटेरियल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर तो हमें काम करना है, उसे नहीं छोड़ना, क्योंकि अभी तक जो पैटर्न चल रहा है उस पर तो आपको काम करते चलना ही है। लेकिन साथ ही साथ आप जो उसके आसपास के कॉन्सेप्ट क्या बन सकते हैं, जैसे आज मैं इन जनरल बताती रहती हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल सिनोनिम है, तो मुझे पूछा है कॉन्सिटेट का सिनोनिम, जनरली एसएससी पूछती है, आप लोगों को पता भी होगा। अब क्या करिए आप, कॉन्सिटेट के सभी और भी जितने भी सिनोनिम्स है, जैसे हॉटी है, सुपरसिलियस है, वैनिटी है, वेन है, घमंड है, एरोगेंस है, इसके सारे सिनोनिम्स कर लीजिए, सारे एंटोनिम्स कर लीजिए। तो आप एक अच्छा खासा कंटेंट आपका रेडी कर रहे हैं, एक अच्छा खासा डोमेन, आपका क्वेश्चन पूल आप अच्छा रेडी कर रहे हैं। यही एक स्ट्रैटेजी होगी स्मार्ट स्टूडेंट की, कि भाई जो अभी तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको तो मुझे कवर करना ही है, साथ ही साथ मैं उनके साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती है, उसके आसपास के जितने भी कॉन्टेंट हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकता है, उसको भी कवर करके चलूँ। तो चलिए, तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर वीक टॉपिक्स, स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्चुअल रिवीजन। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, आपका बेसिक क्लियर है, पर क्या होता है ना एक्सक्यूज मी, कुछ टॉपिक हर स्टूडेंट के साथ होता है, किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक कुछ ना कुछ वीक रहता ही है। अभी आपको ये समझना है कि आपका कौन सा वीक सब्जेक्ट है, और उस वीक सब्जेक्ट में भी सबसे वीक टॉपिक कौन सा है। हो सकता है पूरा एक सब्जेक्ट ही वीक हो, या फिर हो सकता है किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक वीक हो। अब आपको उस पर पर्टिकुलरली टाइम ज़्यादा देकर अपने टाइम को डिवाइड करना है।
ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, आपके जो चारों सब्जेक्ट है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जीके, जीएस, इसमें से आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है और आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, वीक सब्जेक्ट आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा जब आप 2-3 मार्क्स दे देंगे। आपके मार्क्स किसी सब्जेक्ट में अच्छे आ रहे हैं तो तीनों मार्क्स में अच्छे ही आ रहे होंगे उस सब्जेक्ट में। कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो कहीं ना कहीं मार्क्स में आपको नीचे लेकर जा रहा होगा, वो आपका वीक पॉइंट है। अब आप ये समझिएगा उसमें, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश की बात करती हूँ। इंग्लिश में आप कर रहे हो, क्वेश्चंस अच्छे हो रहे हैं, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो रही है, लेकिन आप ग्रामर के क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, एरर एक्शन के क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया ग्रामर के रूल्स का रिविजन करना, साथ ही साथ ग्रामर के रूल्स का रिविजन करके उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ये इंपॉर्टेंट अब आपके लिए हो गया। तो डिटरमाइन योर वीक एरियाज इन विच यू नीड टू वर्क मोर, ये वाले आपके लिए ज़रूरी चीज़ है। जैसा कि मैंने कहा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को रिवीजन के लिए आप अच्छे से 2 सप्ताह दीजिए। फिर कोर प्रिपरेशन के लिए तो बिल्कुल 2 मंथ्स आपको चाहिए, सही सभी सब्जेक्ट को बराबरी का वेटेज दीजिए। फिर रिवीजन रखिए 1 महीने का। रिवीजन में क्या रहेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्लस मॉक्स मॉक्स मॉक्स। जितने ज़्यादा मॉक्स देंगे ना आप, बस कहानी वहाँ पर सेटल हो जाएगी। ठीक है। सो आई होप ये आपको मेरा टाइम, जिस तरह से हमारा टाइम को डिवाइड करना है, अलॉट करना है, वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट चीज़ पर अगर हम बढ़े तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स फॉर द अपकमिंग एग्जाम। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान देना है। गेट फैमिलियर विद द सिलेबस एंड फॉर्मेट। हमें ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी इररिलेवेंट पढ़ रहा है। हमेशा मैं कहती हूँ एग्जाम प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि हर एग्जाम की एक अप्रोच होती है, हर एग्जाम की एक डिमांड होती है। आपको उस डिमांड को, उस अप्रोच को समझना पड़ेगा। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी लेवल पर नहीं पढ़ सकते। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक लेवल नहीं पढ़ सकते हो। आपको वही रिलेवेंसी रखनी है जो कि एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो वही बात है, आप पहले तो समझे फैमिलियर सिलेबस और फॉर्मेट क्या चल रहा है रीसेंट एग्जाम्स का। इसी के लिए कहा जाता है आप लोगों को कि रीसेंट एग्जाम्स के पेपर्स देखिए। नेक्स्ट देखिए, प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड एडहियर टू इट स्ट्रिक्टली। ये टाइम टेबल किसी का फॉलो नहीं कर सकते हो। आपका टाइम टेबल आपके हिसाब से रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं आपकी कोर स्ट्रेंथ क्या है, आप जानते हैं आपकी कोर वीकनेस क्या है। आपको उस हिसाब से आपका टाइम अलॉट करना है। जो आपका वीक एरियाज है उसको ज़्यादा समय दीजिए, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसका सिर्फ रिवीजन रखिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना है, वीक को अच्छा करना है, दोनों बातें। तीसरा है चूज कंसाइज कंटेंट। 1 आवर ऑफ लेक्चर प्लस नोट्स प्लस प्रैक्टिस 3 आवर्स इफेक्टिवली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत अच्छे से इसको हाईलाइट करके भी लिखा गया है। देखिए फिर से वही बात, कंटेंट इतना है ना, इतना है। अगर मैं इंग्लिश का कंटेंट सर्च करने बैठूंगी ना, एरर डिटेक्शन, इंग्लिश ग्रामर, आपको पता नहीं कितने कंटेंट मिल जाएंगे, पता नहीं कितनी बुक्स मिल जाएंगी। यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप आपके कंटेंट को बहुत वाइजली सिलेक्ट करें। क्योंकि क्या होता है, आप जितना ज़्यादा कंटेंट को रखेंगे उतना ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करेंगे, साथ ही साथ आप कंफ्यूज भी होंगे। आप प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉपर्स रहे हैं उनके अगर आप इंटरव्यूज देखते हैं, सभी ने एक कॉमन बात कही है और वो यही कही है कि मैंने एक सोर्स पर ही स्टिक किया है, मैं एक टीचर से ही पढ़ा हूँ, मैंने ज़्यादा टीचर्स पर नहीं भटका। इससे बहुत फायदा होता है। देखो क्या है, हर कंटेंट बेस्ट है, हर टीचर बेस्ट है। आप जिनसे पढ़ पा रहे हैं, आपको जिनका समझ में आ रहा है, वो आपके लिए बेस्ट हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, उन्हीं कंटेंट पर स्टिक रहना है। जो बातें पढ़ा चुकी उनका रेगुलर रिवीजन कीजिए। क्योंकि देखिए इंग्लिश ग्रामर ले लें, क्वांट ले लें, रीजनिंग ले लें, जीके जीएस ले, इसमें इतना पढ़ने को है। अगर आप एक बार किसी चीज़ का रिवीजन कर लेंगे उससे काम नहीं बनेगा। मल्टीपल रिवीजन मल्टीपल रिवीजन मल्टीपल रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आपको बार बार चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। यही बात आपको हमेशा बोली जाती है। तो आपको कंटेंट को बहुत ज़्यादा कंसाइज रखना पड़ेगा, बार बार इधर उधर का भटकाव नहीं रखिए। ठीक है, क्रिएट अ होल प्लान एंड देन ब्रेक इट डाउन इनटू मंथली, वीकली एंड डेली टारगेट्स। ये भी अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका स्ट्रेंथ क्या है, अभी वीकनेस क्या है, उस हिसाब से देखिए। जैसे मान लो लेट्स से फॉर एग्जांपल क्वांट में आपका प्रॉफिट एंड लॉस वीक है, तो आपको क्या करना है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस को आपको कितना लगता है, आपको क्या बेसिक्स से पढ़ना है, आपके बेसिक्स क्लियर है तो क्या आपको क्वेश्चंस करना है, या आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको उसको 2 से 3 दिन लेने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए आपके बेसिक्स क्लियर है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देना है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस को कितने आवर्स देने हैं, कितने डेज देने हैं। इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू डिवाइड योर टाइम। पर इसको बहुत वाइसली करिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप कितने प्रॉपर वे में अपने टाइम को मैनेज करते हैं। यही आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन में एक क्रूशियल फैक्टर बन के निकलेगा। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं आगे। अपकमिंग एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। ये हमेशा कहा जाता है कि क्या होता है ना, आज आपने वीडियो देख लिया ये, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है अंदर से,
पर ठीक है, ऐसा लगता है ठीक है आज तो क्या है यार, संडे है, छोड़ो मंडे से पढ़ेंगे। आज तो चलो शादी है नेबर में, दूसरे दिन से पढ़ेंगे। अरे आज तो मौसी की कथा में जाना है, कल से पढ़ लेंगे। ये जो है ना, ये जो चीज़ है, ये आप जितना डिले कर रहे हैं ना, उतना ही डिले आपके सिलेक्शन हो रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड आपको करना ही पड़ेगा, और हर वो बच्चा करता है अवॉइड जो ने, जिस भी बच्चे ने सिलेक्शन लिया है। तो अवॉइड दिस थिंग। साइमल्टेनियस सेक्शनल मार्क्स बहुत ज़रूरी है। अभी वो समय है जहाँ पर आप सेक्शनल मार्क्स देंगे तो आपके पर्टिकुलर सेक्शंस स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। सेक्शनल मार्क्स की इंपॉर्टेंस हमेशा से ज़्यादा रही है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश की बात करूँ तो एरर डिटेक्शन के आपका वीक पॉइंट है, तो आप क्या कीजिए, इसके बहुत सारे सेक्शनल मार्क्स दीजिए। सेक्शनल मार्क्स क्या 10-10 स्लॉट के क्वेश्चन में आएंगे, 15-15 स्लॉट के क्वेश्चन में आएंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी उसमें आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये पैटर्न चल रहा है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है एट पार एग्जाम लेवल ओनली। हमें फिर से मैं बात बोल रही हूँ, आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सिर्फ एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिक रखना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन तो भैया आ सकता है। क्यों पढ़ोगे भाई टफ क्वेश्चन? जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है आप वही पढ़ोगे ना। आप ना कैट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, ना बैंक लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ एसएससी सीजीएल का एग्जाम इजी है, मैं ये कह रही हूँ एसएससी सीजीएल की एक डिमांड है, आपको उस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पर स्टिक रहना पड़ेगा। मैंने रिसेंटली इतने सारे इंटरव्यूज लिए हैं, बच्चों के टॉपर्स के इंटरव्यूज लिए, उन्होंने एक ही बात कही है, मैम एसएससी का एक पैटर्न है, अगर जो स्टूडेंट ने उस पैटर्न को समझ लिया ना, वो उसके एग्जाम को क्रैक कर लेगा। वही जिसको हम कहते हैं ना एक एल्गोरिदम फिट हो गई है, उसको आप फिर क्रैक कर पाओगे। आपको भी उसी लेवल पर रहना है जो आपके एग्जाम का लेवल डिमांड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट था, की फैक्टर था। नेक्स्ट अगर मैं देखूं इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स फॉर अपकमिंग एग्जाम, ग्रेडियंट प्रैक्टिस फॉलोड बाय फुल लेंथ मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क्स 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 सेक्शन मार्क्स दीजिए, फुल लेंथ मार्क्स दीजिए, इससे आपको आपका एक्चुअल प्रिपरेशन का लेवल पता चलेगा। आइडियल सीक्वेंस GRM है। देखो क्या होता है, मॉक से बच्चे इन जनरल पूछते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि भाई मैम मैं जब मॉक देती हूँ तो मैं सीक्वेंस क्या रखूँ, पहले इंग्लिश करूँ, पहले रीजनिंग करूँ, या पहले जीके जीएस करूँ, पहले क्वांट करूँ, क्या सेक्शनल होना चाहिए? देखो आइडियली जो सीक्वेंस होता है वो ये होता है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो आप सबसे पहले करते हैं। आइडियली यही पैटर्न है कि भाई कोई भी स्टूडेंट का लेट्स से इंग्लिश अच्छा है तो सबसे पहले 7 से 8 मिनट में इंग्लिश कवर कर लेगा। आइडियली मान लो किसी का क्वांट अच्छा है तो वो क्वांट पहले खत्म कर लेता है, अगर आप 15 मिनट में क्वांट खत्म कर लेते हैं तो, अगर आपका स्ट्रांग है तो। लेकिन एक आपको पैटर्न दिया गया है GRM का, दैट इज जीके, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स बोले तो क्वांट। ये पैटर्न आपका बोला जाता है स्टैंडर्ड पैटर्न है, हर बच्चे के ऊपर अप्लाई होता है। इससे क्या होता है ना, आपने जीके के क्वेश्चन कर लिए, 25 क्वेश्चन में से लेट्स से एग्जांपल आपको 12 से 13 क्वेश्चन आपके बन गए, आपके दिमाग से एक हेडेक खत्म हो जाती है, अरे यार मेरे 25 में से 12 क्वेश्चन चलो हो चुके। इंग्लिश अप्रोचेबल होता है, 8 से 10 मिनट इंग्लिश को हम देते हैं, इंग्लिश के 25 में से आप आराम से 23-22 क्वेश्चन कर सकते हो। एक टेंशन से आप रिलीज हो जाते हो कि इतने क्वेश्चन मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। अब क्या होता है, रीजनिंग और क्वांट में कुछ क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए जाते हैं जिसमें आप कर सकते हो, जिसमें आप अटक सकते हो, जहां पर आपका कहीं ना कहीं शायद आपको उसका सोल्यूशन ना मिले तो आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मान लो क्वांट आपने पहले से स्टार्ट कर दिया और आप किसी क्वेश्चन में ज़्यादा आपने समय दे दिया तो आपके जो अप्रोचेबल सब्जेक्ट्स थे वो आपके छूट जाएंगे। इसलिए हमेशा कहा जाता है स्टार्टिंग जीके जीएस से कीजिए, फिर इंग्लिश पर आइए। आप इंग्लिश से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर एक स्टैंडर्ड आपके हिसाब से आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। ये मैंने एक कॉमन अप्रोच दी थी। 1 2 3 मैथड होता है। 1 2 3 मैथड में ये होता है कि भाई चलो आपने पहले पैटर्न समझ लिया कि पहले इंग्लिश करना है, पहले जीके करना है, फिर आप 1 2 3 मैथड, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले जीके उठाया। अब जीके में आपने क्या करा, सब 1 2 3 मैथड होता है, आपने पहले तो 1 से 25 के तक वो क्वेश्चन जल्दी कर लिए जो आपसे बनते थे, आपको पूरे आते थे। सेकंड में आपने थोड़ा सा समय दिया, उस क्वेश्चन को वापस से pढ़ा, और थर्ड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर उन क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया। ये अप्रोच क्वांट में बहुत ज़्यादा काम करती है, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा काम करती है, तो आप इसको ले जा सकते हैं। कम एग्जाम डे स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ये तो बहुत ज़्यादा होता है बच्चों को। एग्जाम रहेगा तो एंग्जाइटी रहना बहुत नॉर्मल है, बहुत ऑब्वियस है। तो इसको आप रिलीज कैसे कर सकते हो, हमेशा आप अपने बी ऑप्शन को लेकर चलिए, प्लान बी को लेकर चलिए। ये नहीं तो मैं ऐसा कर लूँगा, ये नहीं तो मैंने एग्जाम फॉर्म्स भर रखे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ एसएससी के जितने भी एग्जाम्स आते हैं उनको सभी को फॉर्म फिल करके रखा कीजिए। ऐसा नहीं है सीजीएल है तो सीजीएल की ही टारगेट कर रहे हैं, नहीं, सीजीएल सीपीओ स्टेनो सभी एग्जाम्स को फॉर्म फिल कर दिए। आपका प्लान भी हमेशा रेडी रहना चाहिए। दूसरा, योगा मेडिटेशन बहुत हेल्प करते हैं। डीप ब्रेथ लीजिए एग्जाम से पहले, ठीक है, जो होगा अच्छा होगा, ईश्वर में भरोसा कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी होना है प्री डिटरमाइंड है, प्री डेस्टिन्ड है।
आप बस अपने एफर्ट्स दे सकिए, आप अपना 100% जिस दिन करके आएंगे, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। सो बस इतनी सी बात पर आप रही है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी अपने आप आपकी मैनेज हो जाएगी। तो अगर आप ये पूरे के पूरे प्लान पर स्टिक रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर कुछ प्लान हो सकता है। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए ताकि आपका फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन हो जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।